नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तो यह हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज है और इस सीरीज में हम परीक्षा वाणी के जितने भी चैप्टर हैं या अध्याय हैं तो सभी का यहाँ पर क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। तो यह हमारा जो आज का टॉपिक है तो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें परीक्षा वाणी में जितने भी चमोली से संबंधित जितने भी फैक्ट दिए गए हैं तो सभी को इसमें कवर किया गया है। और यह जो हमारी सीरीज है तो यह अध्याय जो हमारा राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है तो इससे लेकर यानी अंत तक जितने भी चैप्टर परीक्षा वाणी में हैं तो सभी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो सभी को इसमें इस सीरीज के माध्यम से कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं चमोली जनपद। तो चमोली जनपद की बात करें तो इसका मुख्यालय जैसे लिखा है गोपेश्वर, तो इसका जो मुख्यालय है तो गोपेश्वर में स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा उधम सिंह नगर है तो उसका मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है। और बाकी जो अन्य हमारे जनपद हैं तो सभी का मुख्यालय उनके नाम पर ही स्थित है। तो गठन की बात करें तो 24 फरवरी 1960 को पौड़ी जनपद से काटकर इसे अलग एक जनपद या जिला घोषित किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड का सीमांत जिले हैं, 3 ऊपरी सीमांत जिले हैं जिनकी सीमाएं चीन या तिब्बत के साथ लगती हैं। तो इसमें हमारा उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। तो 3 जिलों का जो गठन किया जाता है, एक साथ गठित किया जाता है 24 फरवरी 1960 को। और इनको गठित करने का उद्देश्य भी यहाँ पर जो 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है तो लगातार परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार बन रही थी तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 3 जनपदों का गठन किया जाता है एक साथ, जिसमें चमोली जनपद का भी गठन होता है। तो पौड़ी से यह जनपद बना है। 1839 में पौड़ी जनपद का गठन होता है और उससे 24 फरवरी 1960 को पौड़ी जनपद से अलग करके चमोली जनपद का गठन किया जाता है। इसके अलावा जो इसका मुख्यालय प्रारंभ में यहाँ पर जो इसका मुख्यालय है तो चमोली में ही रहता है। और 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा की जो बाढ़ है तो इसमें अधिकांश जो राजकीय भवन हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो 20 जुलाई 1970 को जब बाढ़ आती है अलकनंदा में, जो कि विरही गंगा यहाँ पर विरही गंगा टूटकर जो बाढ़ आती है, जो कि बांध बना हुआ गौना झील थी वह टूटती है। पहले 1894 में टूटती है, दोबारा 20 जुलाई 1970 को टूटती है और इससे अधिकांश जो राजकीय भवन रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद सरकार के द्वारा यहाँ पर बाढ़ के बाद जो जनपद का मुख्यालय रहता है तो उसे गोपेश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी गोपेश्वर ले जाया जाता है। और पर्वतीय नगरों में गोपेश्वर क्या है, एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पर ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी, यानी यहाँ पर जो मौसम है तो वो अच्छा बना रहता है। इसके अलावा यहाँ पर गोपेश्वर मंदिर स्थित है और इसका निर्माण गणपति नाग के द्वारा किया गया था कि नागवंशी जो राजा थे तो इनका 4वीं सदी का जो अवलेख भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है गोपेश्वर मंदिर। और इसकी जो शैली है हिमाद्री शैली है और यह राज्य का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और साथ ही यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर भी है, हिमाद्री शैली में यह बना हुआ है। तो गोपेश्वर या गोपीनाथ मंदिर की बात करें तो मंदिरों की दीवारों पर 4 हमें नागवंशी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। तो 4 नागवंशी राजाओं के नाम मिलते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ते हैं हम तो उसमें हमें नागवंश का वर्णन मिलता है और इसकी जो पुष्टि है तो यह विभिन्न जो यहाँ पर अवलेख मिलते हैं तो या जो नाग मंदिर मिलते हैं तो इनसे इनके शासन की यहाँ पर पुष्टि होती है। तो मंदिरों की दीवार पर 4 नाग राजवंशी राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें स्कंदनाग, बिंबनाग, अंशुनाग और गणपति नाग ये प्रमुख हैं। तो 4 प्रमुख शासकों के नाम हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति प्रमुख जो मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं तो गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। उत्तर गुप्तकालीन यहाँ पर गंगा मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्व मध्यकाल की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त होती है। और 12वीं सदी का वीणाधर नटराज की मूर्ति भी जो यहाँ पर गोपेश्वर या गोपीनाथ मंदिर है तो इसमें स्थापित मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसके निकट स्थलों की बात करें तो रुद्रनाथ इसके निकट स्थल है, रुद्रनाथ मंदिर, अनसुईया मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम जो कि बालखिले नदी के पास यहाँ पर जलप्रपात भी है। तो अत्रि मुनि आश्रम के पास ही यहाँ पर बालखिले पर एक जलप्रपात बना हुआ है। बालखिले नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो ये प्रमुख यहाँ पर निकटवर्ती स्थान हैं। गोपीनाथ या गोपेश्वर जो मंदिर है इसके निकटवर्ती स्थानों में से एक है।
इसके बाद यहाँ पर चमोली जनपद की बात करें तो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे हम नदी तंत्र की बात करें तो अलकनंदा एक प्रमुख नदी तंत्र है, जिसमें हमें जो 3 प्रयाग हैं तो चमोली जनपद में देखने को मिलते हैं, पंचबद्री देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंचकुंड है और भी बहुत सारे यहाँ पर पंचशिलाएँ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं हमें, जो हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पंचबद्री की बात करें तो यहाँ पर पंचबद्री चमोली जनपद में स्थित हैं। और जो ये पंचबद्री हैं तो यहाँ पर बद्री यानी भगवान विष्णु का रूप, तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर हैं। तो इसमें बद्रीनाथ या विशाल बद्री जो कि प्रमुख मंदिर है बद्रीनाथ, तो पंचबद्री में से एक है। दूसरा आदि बद्री है, तीसरा भविष्य बद्री और चौथा वृद्ध बद्री और अंतिम योग ध्यान बद्री हैं। तो पंचबद्री ये सभी क्या है, चमोली जनपद में स्थित हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो हम बालखिल्ली जलप्रपात की बात कर रहे थे तो इसके पास ही यहाँ पर वैतरणी कुंड है, जहाँ पर मूर्ति रहित मंदिरों का समूह भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अत्रि मुनि आश्रम है तो उसके पास जलप्रपात है बालखिल्ले पर, और इसके पास यहाँ पर वैतरणी कुंड है जहाँ पर मूर्तियाँ नहीं है, यानी मंदिर, ऐसा मंदिर जहाँ पर मूर्तियाँ नहीं हैं, तो मूर्ति रहित मंदिर है वैतरणी कुंड के पास। इसके बाद यहाँ पर बद्रीनाथ यानी विशाल बद्री की बात करें, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और यह चमोली जनपद में स्थित है। हरिद्वार से 384 किलोमीटर की दूरी और जोशीमठ से 51 किलोमीटर उत्तर में यह स्थित है। महाभारत तथा पुराणों में प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। महाभारत तथा पुराणों में इसके विभिन्न नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मुक्ति पर्दा हो गई, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायण आश्रम। तो ये विभिन्न नाम हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का केंद्र है और उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं तो उनमें से एक है, और साथ ही देश के 4 धामों में से एक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3133 मीटर है, कई बार पूछी जाती है। नीलकंठ पर्वत शिखर के भव्य पृष्ठपट सहित नर यानी जो अर्जुन का प्रतीक और नारायण विष्णु नामक 2 पर्वत श्रेणी यहाँ उनके पार्श्व में यह स्थित है। तो नर नारायण पर्वत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नर अर्जुन का प्रतीक है और नारायण विष्णु का प्रतीक है। तो नर नारायण पर्वत के श्रेणी के पार्श्व में स्थित है बद्रीनाथ या विशाल बद्री। तो यहाँ बद्रीनाथ में जंगली बद्रियों का कालीन सा बिछा हुआ है, तो इसके कारण इसे बद्रीवन के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा नदी पर एक कुंड स्थित है जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं तो जल कुंड में स्नान करते हैं और स्फूर्तिदायक यह कुंड है तो इसे स्फूर्तिदायक माना जाता है। इसके कपाट खुलने की बात करें तो 4 धामों में एक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अप्रैल मई में इसके कपाट खुलते हैं और शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। यानी जैसे ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने प्रारंभ होती है, यहाँ पर बर्फबारी प्रारंभ होती है, तो उसके बाद ये कपाट बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के पुजारियों की बात करें तो दक्षिण भारत में स्थित मालाबार क्षेत्र के शंकराचार्य के वंशज यहाँ पर पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर मंदिर की बात करें तो मंदिर मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। तो 3 प्रमुख भागों में मंदिर बटा हुआ है, और यहाँ पर भगवान विष्णु की चिंतन मुद्रा यहाँ पर मुख्य मूर्ति है, जो कि काले रंग की बनी हुई है और खंडित अवस्था में है। और कहा जाता है कि खंडित होने का जो इसका कारण है तो नारद कुंड में पड़ा रहना, कि लंबे समय तक यह जो मूर्ति है तो नारद कुंड में पड़ी रहती है। उसके बाद यहाँ पर जब शंकराचार्य जी आते हैं इष्टगण के कार्य का शासन काल में, यानी जब कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पर होता है तो उनके द्वारा यहाँ पर शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर कुंड से निकालकर मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो इसलिए यह मूर्ति खंडित अवस्था में है। मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर नारायण की और दाहिने कुबेर की मूर्ति स्थापित हैं, और बाईं ओर नारद की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो यह मंदिर की स्थिति है। इसके अलावा यहाँ पर बद्रीनाथ में पंचधाराएँ भी हैं, कुरुम, प्रहलाद, इंदु, उर्वशी और बिरगुधारा। ये भी पूछे जाते हैं कि पंचधाराओं में कौन सी धारा पंचधारा में शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कुरुम धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी और बिरगुधारा। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध पंचकुंड भी हैं, जिसमें तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपत कुंड, त्रिकोण और मानसु कुंड प्रमुख हैं। तो ये पंचकुंड हैं, पंचधाराएँ हो गई। इसके अलावा इसका जो निर्माण है तो संभवतः अजयपाल के समय माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण अजयपाल यानी जो गढ़वाल के शासक हैं, गढ़वाल के अशोक कहे जाते हैं,
और समस्त 52 गढ़ों को एकीकरण का जिनको श्रेय जाता है, तो अजयपाल के समय इनका निर्माण काल माना जाता है। और इसको जो भव्य बनाने का श्रेय है तो ये कत्यूरी काल में जाता है कि कत्यूरी काल में यह भव्य मंदिर बनाया गया और यह शंकुधारी शैली में 15 मीटर ऊंचा यह मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ के पास ही यहाँ पर प्रमुख गुफाएं भी हैं, पंच गुफाएं हैं, और जिसमें स्कंद गुफा, गरुड़, राम गुफा और मुचकंद और गणेश व व्यास गुफा ये माणा गांव के पास हैं। तो स्कंद, गरुड़ और राम गुफा बद्रीनाथ के पास ही स्थित हैं, लेकिन मुचकंद, गणेश और व्यास गुफा ये जो तीनों गुफाएं हैं तो ये जो माणा ग्राम है उत्तराखंड और भारत का जो प्रथम गांव है, पहले इसे अंतिम गांव के नाम से जाना जाता है और उसके बाद अब इसे भारत के प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है माणा, जिसे पुराणों में मणिभद्रपुरी भी कहा गया है। तो इसके पास से मुचकंद, गणेश और व्यास गुफाएं स्थित हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ में ही ब्रह्म कपाली नामक स्थान है जो पितरों के पिंड अर्पण के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है, ब्रह्म कपाली नामक स्थान। इसके बाद बद्रीनाथ के बाद अगला जो प्रमुख पंचबद्री में से एक मंदिर है तो आदि बद्री, कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और इसमें 16 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। इसमें अधिकतर समतल छत वाले 7 मंदिर के हैं, सबसे प्राचीन है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना गुप्त काल में बताई जाती है कि गुप्त काल में इसकी स्थापना की जाती है। 2 से 6 मीटर ऊंचे चबूतरे पर यह मंदिर स्थापित है और इसमें भगवान विष्णु को यह समर्पित है। मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की है और जो कि 1 मीटर ऊंची है। तो यह आदि बद्री है, प्राचीन मंदिर है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो मंदिर है पंचबद्रियों में से एक है भविष्य बद्री, जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर सुबेन में स्थित है और यहाँ पर भगवान विष्णु की आधे आकृति की पूजा होती है। तो कहा जाता है कि बद्रीनाथ धीरे धीरे जो मुख्य मंदिर है बद्रीनाथ या बद्री विशाल, तो यह धीरे धीरे जो वहाँ पर मूर्ति है वह लुप्त हो जाएगी और यहाँ जो भविष्य बद्री में जो एक आधी मूर्ति है तो यह धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो बद्रीनाथ हैं तो यहीं विराजेंगे भविष्य बद्री में और यहीं पर उनकी पूजा अर्चना होगी। तो भविष्य में यह मूर्ति पूरी हो जाएगी और मुख्य पूजा स्थल यही भविष्य बद्री बन जाएगा। तो यह मान्यता है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो पंचबद्री में से एक मंदिर है बिरद बद्री, 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूरी अनीमठ में स्थित है और यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम बद्रीनाथ की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, तो इसलिए इसको बिरद बद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है योगध्यान बद्री। तो योगध्यान बद्री जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में स्थित है और यहाँ पर पांडव शिला भी स्थित है। शीतकाल में बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति को यहाँ लाया जाता है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद पंच केदार। तो पंच केदारों की बात करें तो यहाँ पर जो पंच केदार हैं तो प्रमुख उत्तराखंड में पंच केदार तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वरनाथ, कल्पेश्वर और केदारनाथ। तो पंचबद्री की तरह पंच केदार भी हैं। तो चमोली में 2 केदार स्थित हैं, तो बाकी जो 3 केदार हैं तो ये चमोली में स्थित नहीं है। तो चमोली में केवल 2 केदार हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। तो शेष बाकी 3 रुद्रप्रयाग में हैं। तो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन जो केदार हैं तो केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ, तो ये सभी केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है। लेकिन कल्पेश्वरनाथ जो मंदिर है तो ये बद्रीनाथ समिति के अधीन है। तो कल्पेश्वरनाथ मंदिर बद्रीनाथ समिति के अधीन है। बाकी जो जितने भी केदार हैं तो सभी केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन रखे गए हैं। इसके बाद है रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ की बात करें तो स्थित चमोली जिले में स्थित है और भगवान शिव के रौद्रमुख की यहाँ पर पूजा की जाती है। 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह चतुर्थ केदार के रूप में प्रसिद्ध है, पितृ तीर्थ के रूप में इसे जाना जाता है। और यह साथ ही ब्रह्म कमल, उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल के लिए यह प्रसिद्ध है। शीतकाल में इसकी जो पूजा है गोपेश्वर मंदिर में की जाती है। इसके कपाट बंद हो जाते हैं और मान्यता है कि शरीर त्यागने के पश्चात जो आत्मा है तो यहाँ पर पास में वैतरणी नदी है तो उसको पार करके आगे बढ़ती है, तो ये मान्यता है। बाकी शीतकाल में गोपेश्वर मंदिर में पूजा की जाती है और पितृतीर्थ और ब्रह्म कमल हेतु प्रसिद्ध है, चतुर्थ केदार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद चमोली जिले में जो अगला केदार है तो कल्पेश्वरनाथ पंचम केदार में से एक है और यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अप्सरा जो उर्वशी थी और साथ में दुर्वासा ऋषि के द्वारा यहाँ पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की जाती है, तो ये मान्यता है।
शीतकाल में भी इसके कपाट खुले रहते हैं, यानी वर्ष भर इस मंदिर के कपाट, कल्पेश्वर नाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले होते हैं। तो पंच केदारों में से एकमात्र केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। इसके बाद है पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग यानी प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं, यानी संगम हो रहा है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं। तो 5 प्रमुख प्रयाग है, जिसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तीनों चमोली जिले में हैं। बाकी रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग टिहरी में है, रुद्रप्रयाग जनपद में है, और देवप्रयाग टिहरी जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर पवित्र नदियों के संगम पर स्थित ये प्रयाग हैं और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और खासकर जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में पंच प्रयागों का विशेष महत्व है। तो चमोली जनपद के 3 प्रयागों की बात करें तो विष्णु, नंद और कर्ण प्रयाग। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का यहाँ पर संगम होता है। तो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है, और कुछ जो नदी है तो उसके बाद कुछ आगे तक ये विष्णु गंगा के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर जय विजय पर्वत दोनों ओर स्थित हैं, और 1372 मीटर की ऊंचाई पर यह प्रयाग स्थित है। और ये मान्यता है कि यहाँ पर नारद मुनि के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही एकमात्र निर्जन प्रयाग है जिसमें कोई भी प्रमुख, इसके नदी तट के पास यहाँ पर कोई भी शहर स्थित नहीं है। बाकी सभी जो प्रयाग हैं, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तो इनके पास शहर बसे हुए हैं। इसके बाद नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, 914 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। तो नंद प्रयाग है तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, और माना जाता है कि यह क्षेत्र राजा नंद के नाम पर प्रसिद्ध होता है, तो उनके नाम पे से नंद प्रयाग नाम दिया गया। विष्णु व गोपाल मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके बाद तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है, और यहाँ पर उमा देवी मंदिर स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर काल भैरव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, चंडिका मंदिर, कर्ण मंदिर और नारायण मंदिर यहाँ पर प्रमुख हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है कर्ण प्रयाग में। और इसके अलावा कर्ण की तप स्थली भी इसे कहा जाता है कि मान्यता है कि सूर्य के द्वारा यहाँ पर महाभारत में जो कर्ण रहते हैं तो उनको सूर्य के द्वारा कवच, कुंडल और तुणीर यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। इसी स्थान पर उन्होंने सूर्य की तपस्या की थी। इसके अलावा वसुंधरा प्रपात चमोली जनपद में स्थित है, और यहाँ पर जो माणा ग्राम है तो माणा गांव के पास ही 145 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर वसुंधरा नदी में ऊंचाई से जल गिरता है, और राज्य का यह सबसे प्रमुख प्रपातों में से एक है। इसके बाद चमोली जनपद का अगला प्रमुख स्थान है गैरीसैंण, और इसे वर्तमान में ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया गया है। और साथ ही यह गढ़वाल और कुमाऊं का जामतीय केंद्र बिंदु है, यानी मध्य में लगभग यह स्थित है गढ़वाल और कुमाऊं के। तो इसी कारण रमाशंकर कौशिक, यानी जब उत्तराखंड बन रहा था तो 1994 में रमाशंकर कौशिक समिति बनाई गई थी यहाँ पर राज्य की संरचना व राजधानी पर विचार करने हेतु। तो रमाशंकर कौशिक जो समिति है तो उसके द्वारा यहाँ पर गैरीसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के लिए एक उपयुक्त स्थान बताया गया था रमाशंकर कौशिक समिति के द्वारा 1994 में। इसके अलावा यहाँ पर चाय बागानों के लिए यह प्रसिद्ध है, और वर्तमान में दूसरा विधानसभा भवन का निर्माण भी गैरीसैंण में किया गया है, और साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसे घोषित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर टिम्मरसैंण गुफा है, और टिम्मरसैंण गुफा नीति घाटी में स्थित है। अमरनाथ की तरह यहाँ पर बर्फ़ का शिवलिंग बनता है जिससे लगातार जल टपकता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्वालदम नामक स्थान है, प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण यह स्थान है। 1960 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, और यहाँ पर नंदा घुंगटी, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं ग्वालदम के क्षेत्र से। साथ ही यहाँ पर सेब और चाय उत्पादन के लिए यह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह चमोली और बागेश्वर बॉर्डर पर यह स्थित है। तो गढ़ कुमाऊं का अद्भुत संगम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, चाहे हम संस्कृति की बात करें या भाषा की बात करें। 8 किलोमीटर दूर यहाँ पर बदानगढ़ी है, जहाँ पर हिमालय दर्पण की भांति हमें प्रतीत होता है कि सामने जैसे दर्पण रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से बदानगढ़ी से हिमालय दर्पण की भांति प्रतीक होता है, जो कि 8 किलोमीटर दूरी पर है। और साथ ही पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल अथारी है, जो कि ग्वालदम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद अगला प्रमुख स्थल है जोशीमठ। तो जोशीमठ हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ था बीच में, यहाँ पर भूस्खलन से लगातार जो धंस रहा था।
तो यहाँ पर जोशीमठ की बात करें तो शिव के ज्योतिर्लिंग का प्रमुख स्थल है। प्राचीन नाम योशी के नाम से इसे जाना जाता है और माना जाता है कि ज्योतिर्मठ क्या है का ही विकृत रूप जोशीमठ बाद में बना। ज्योतिर्मठ ही आगे चलकर जोशीमठ के नाम से जाना गया। शंकराचार्य द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, साथ ही मठ का निर्माण किया गया और मान्यता है कि शरद ऋतु में विष्णु भगवान का वास यहाँ पर होता है। विष्णु भगवान जोशीमठ में विराजते हैं। तो यहाँ पर विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार मंदिर है। साथ ही यहाँ पर नरसिंह अवतार स्वरूप में एक भुजा स्थापित है और मंदिर के सामने एक भवन, एक कुंड और पीतल की 2 फुहारे हैं, जिनमें दंडधारा व नरसिंह धारा प्रमुख हैं। और इन 2 फुहारों के मध्य राम और सीता की पीतल की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। और साथ ही जोशीमठ में शंकराचार्य के द्वारा पूर्णागिरि देवी पीठ की यहाँ पर स्थापना की गई है। और साथ ही इसके अलावा यहाँ पर वासुदेव मंदिर भी प्रसिद्ध है, तो उसकी स्थापना भी की गई है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रमुख स्थान है तपोवन। तो तपोवन एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। तो यह विभिन्न जिलों में हमें तपोवन नामक स्थान देखने को मिलते हैं, जैसे टिहरी में, उसके अलावा पिथौरागढ़ में तपोवन है, देहरादून में, पौड़ी में। तो यहाँ पर तपोवन विभिन्न स्थानों में देखने को मिलता है। जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर उष्ण जल स्रोत यानी ताता पानी, गर्म पानी के लिए ये प्रसिद्ध है। और इस गर्म जल में जो रोगों को नाश करने की शक्ति मानी जाती है कि उसमें स्नान करने से जो त्वचा संबंधी रोग हैं वह ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रमुख स्थल है हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब की बात करें तो 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जोशीमठ से लगभग 29 किलोमीटर दूर है। गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसे हेमकुंड पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो हेमकुंड के पास स्थित है, तो इस कारण जो यहाँ पर पहाड़ हैं तो इनको हेमकुंड पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इन पर्वतों के मध्य हमें एक साफ पानी की झील देखने को मिलती है, जिसे हेमकुंड झील के नाम से जाना जाता है। और यह जो झील है तो इस झील से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर जिसमें पुष्पावती नदी भी मिलती है और आगे चलकर यह लक्ष्मण गंगा के नाम से गोविंद घाट में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हाथी पर्वत व सप्तशृंग पर्वत है, तो इस जल से झील को जल प्राप्त होता है। तो इन पर्वतों से ही निकलकर जो बर्फ़ का पानी है तो यही गलकर यहाँ पर झील का निर्माण करते हैं। झील के समीप की बात करें तो एक गुरुद्वारा स्थित है, जिसे हेमकुंड साहिब के नाम से जाना जाता है और यह सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो मान्यता है कि यहाँ पर जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके पूर्व जन्म में झील तट पर उनके द्वारा चिंतन किया गया था और इसी का संदेश जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है तो उसमें हमें देखने को प्राप्त होता है। सिख तीर्थ के रूप में इसकी स्थापना 1930 में होती है और सिखों के लिए जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर का महत्व है, तो उसी प्रकार सिख धर्म में हेमकुंड साहिब का महत्व है, यानी कैलाश मानसरोवर के तुल्य से माना जाता है। और यह स्थल जो हेमकुंड साहिब है तो यह स्थल पहले से हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और जिसे हिंदू धर्म में लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के रूप में जाना जाता है। और इसी झील के पास यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर सिख और हिंदू दोनों धर्म के लोग यहाँ पर श्रद्धा से मंदिर में दर्शन करते हैं। इसके बाद अगला प्रमुख स्थल रूपकुंड है। रूपकुंड की बात करें तो कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। देवाल ब्लॉक से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 4780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि यहाँ पर जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश की ओर जा रहे थे तो उन माता पार्वती के द्वारा अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ा गया। तो इसी कारण यह काफ़ी सुंदर तालों में से एक है उत्तराखंड में, तो इस कारण इसको रूपकुंड के नाम से जाना जाता है। और त्रिशूली पर्वत की तली पर स्थित है। तो त्रिशूल पर्वत की तली पर स्थित है। 500 फीट व्यास की कटोरी नुमा झीलियाँ बनी हुई है और इसके अलावा इससे एक नदी का उद्गम होता है, जिसे रूपगंगा के नाम से जाना जाता है। तो जून जुलाई के अलावा यानी गर्मियों के अलावा यहाँ पर अधिकतर यह जो झील है तो यह जमी हुई रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में नर कंकाल फैले मिलते हैं, जिस कारण इसे कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। तो नर कंकालों की बात करें तो यहाँ पर नर कंकाल हमें 2-2.5 किलोमीटर की विस्तृत परिधि में देखने को मिलते हैं, जिसकी खोज की बात करें तो सर्वप्रथम 1942-43 में वन विभाग के द्वारा इनकी खोज की जाती है। यहाँ पर कंकालों को प्राप्त किया जाता है
और इसके अलावा स्वामी प्रणवानंद के द्वारा 1956 से 58 में इन पर शोध कार्य किया जाता है, 1956 से 58 तक। इसके अलावा डीएनए टेस्ट के अनुसार यहाँ पर जो ये कंकाल प्राप्त हुए हैं तो चित्पावन ब्राह्मणों से इनकी समानता की जाती है, जो कि कोंकण क्षेत्र के बताए जाने साउथ यानी दक्षिण क्षेत्र में बताए जाते हैं, उनसे समानता की जाती है। इसके बाद अगला प्रमुख स्थल है चांदपुर गढ़ी। तो आदि बद्री कर्णप्रयाग से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, गोलाकार पहाड़ी पर स्थित है और 52 गढ़ों में से एकमात्र बचा हुआ गढ़ भी है। 9वीं सदी का बना हुआ गढ़ है और पंवारों की प्रथम राजधानी भी है चांदपुर गढ़। तो चांदपुर गढ़ माना जाता है कि यहीं पर कनकपाल के द्वारा सर्वप्रथम पंवार वंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्थल है फूलों की घाटी, गोविंद घाट से 19 किलोमीटर की दूरी पर है और 2005 में विश्व धरोहर समिति के द्वारा इसे विश्व की धरोहरों में शामिल किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर विश्व के विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं तो उनकी प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद है चिनाब घाटी। तो चिनाब घाटी की बात करें तो जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है और फूलों की घाटी की तरह दूसरी प्रमुख घाटी है। 500 से अधिक पुष्पों की प्रजाति हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जून से अक्टूबर तक यहाँ पर जो पुष्प हैं तो वह यहाँ पर खिलते हैं। तो यह फूलों की घाटी की तरह दूसरी प्रमुख घाटी है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रमुख स्थल है औली। औली की बात करें तो जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और रोपवे की बात करें तो जोशीमठ से 4.15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो यह जो रोपवे है तो 1993 में यह प्रारंभ होता है, 1983 से 93 में यह बनाया जाता है, 93 में उद्घाटन होता है। गर्मी में यहाँ पर हरी भरी मखमली घास हमें देखने को मिलती है और साथ ही यह शीतकाल में हिम क्रीड़ा व पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। जनवरी से मार्च तक यहाँ पर विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो जनवरी से मार्च तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साहसिक खेल होते हैं, जिसमें स्कीइंग 6 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा यहाँ पर स्कीइंग का क्षेत्र बनाया गया, जो कि 2540 मीटर से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो विंटर गेम्स यहाँ पर होते हैं औली में। साथ ही यहाँ पर सरकार द्वारा फाइबर ग्लास की व्यवस्था की गई है, छोटे छोटे घर बनाए गए हैं पर्यटकों के लिए। 600 मीटर की चेयर लिफ्ट है, 500 मीटर की स्की लिफ्ट है और स्नो बीटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा की गई हैं। साथ ही यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी हैं, जिसमें हनुमान मंदिर और अंजनी माता मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोनों प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित हैं औली में। इसके बाद यहाँ पर नंदा देवी। तो नंदा देवी की बात करें तो जोशीमठ मलारी मार्ग पर 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और साथ ही यहाँ पर नंदा देवी का प्रसिद्ध सिद्धपीठ भी है। नंदा देवी पार्क की स्थापना की बात करें तो 1982 में यह पार्क स्थापित होता है और यूनेस्को के द्वारा इसे 1988 में पंजीकृत किया जाता है। 1988 में नंदा देवी सेंचुरी यहाँ पर स्थित है, 5860.69 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है और इसमें कई लुप्त प्राय प्रजातियाँ जो यहाँ पर हमें विश्व की जो कई लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं तो यहाँ पर स्थानीय प्रजातियों के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके पश्चिम की बात करें तो गौमुख हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है और पूर्व में मिलम ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है, जो कि कुमाऊँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है शुद्धतम रूप में, और गंगोत्री समस्त उत्तराखंड का और साथ ही गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा यहाँ पर नंदा देवी शिखर भी है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शिखर है और साथ ही भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह जो पार्क है नंदा देवी पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है तो उसके केंद्र बिंदु में यानी मध्य में स्थित है। इसके बाद है त्रिशूल पर्वत, 7120 मीटर की इसकी कुल ऊंचाई है, शिव धाम के रूप में प्रसिद्ध है और यह जो पर्वत है तो अनेक मुद्राओं में हमें देखने को मिलता है। फरवरी से जून गंभीर मुद्रा में, जुलाई से अक्टूबर मुस्कुराते हुए और नवंबर टू फरवरी या कन्या के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही जब हम इसे विभिन्न स्थानों से देखते हैं तो यह भी अलग अलग प्रकार का प्रतीत होता है, जिसमें रानीखेत, ग्वालदम और अल्मोड़ा से नुकीला प्रकार का और गोपेश्वर से व्यक्ति के मुख के समान सपाट रूप से यह देखने को मिलता है। इसके बाद अगला स्थल है माणा। तो माणा की बात करें तो भारत और उत्तराखंड के सीमांत गांवों में से एक है और इसे भारत का प्रथम गांव की संज्ञा भी दी गई है। पौराणिक नाम मणिभद्रपुरी इसका पौराणिक नाम है, पुराणों में से मणिभद्रपुरी कहा गया है। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है, जिसे
केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माता मूर्ति का मंदिर है, घंटाकर्ण मंदिर है। बद्रीनाथ कपाट बंद होने पर यह जो घंटाकर्ण मंदिर है तो ये भी बंद हो जाते हैं। और वामन द्वादशी को यहाँ पर माणा ग्राम में मेले का आयोजन होता है। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो मुचकंद, गणेश और व्यास गुफा यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भीम पुल है जो कि सरस्वती नदी पर बना हुआ है और इसे पाषाण शिला पुल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मान्यता है कि महर्षि व्यास के द्वारा जो ये गुफाएं हैं, व्यास गुफा, तो यहाँ पर महर्षि व्यास के द्वारा गुफा में भागवत कथा को कहा गया और गणेश गुफा में गणेश भगवान जी के द्वारा गणेश गुफा में भागवत कथा को लिखा गया। तो ये दोनों गुफाएं भी इसी गांव के पास स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो माणा गांव है तो मारसा जाति से संबंधित है, भोटिया जाति से संबंधित है और यहाँ पर कृषि, ऊनी वस्त्र शिल्प, पशुपालन यहाँ पर मुख्य इनका व्यवसाय है। माणा तक राज्य सरकार के द्वारा पक्की सड़क का निर्माण किया गया है और यहाँ पर जो मारसा भोटिया जनजाति के लोग हैं तो लगभग 250 इनके परिवार हैं और 1500 लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि इनका मुख्यतः ग्रीष्मकालीन अधिवास भी है। तो ये था हमारा चमोली जनपद और परीक्षावाणी में इतने ही चमोली जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट या इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो दिए गए हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।